Good morning friends, welcome to Delta Academy. Today's we discuss about the stratification और structure of atmosphere. जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है वो वायुमंडल के स्तरीकरण से है, अर्थात जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ उसमें जो गैसें हैं वो कितने स्तर में पाई जाती हैं या वायुमंडल का जो बनावट है वो कितने प्रकार की परतों से मिलकर बना है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम वायुमंडल में जो गैसें हैं या जो वायु हैं उनकी बात करते हैं तो ये एक प्रकार की जो संकेंद्री परतें होती हैं या जो इंसेंट्रिक जो लेयर्स हैं उस प्रकार से विद्यमान हैं, और इनका जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है और जो स्वभाव है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम वायुमंडल में जो है वायु के घनत्व या धरातल पर अगर हम बात करते हैं तो जो डेंसिटी है वो सबसे नीचे है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये डेंसिटी घटती जाती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वायुमंडल के स्ट्रेटिफिकेशन से तो इसको हम दो प्रकारों से दे सकते हैं। एक तो इसका जो सामान्य जो हम 5 भागों में जो विभाजन किया गया है मंडलों में जो चर्चित हैं या एक तरीके से सामान्यतः सभी लोग मानते हैं। एक दूसरा तरीका है रासायनिक संगठन के आधार पर, तो हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। अगर हम पहली बात करते हैं वायुमंडल का जो सामान्य वर्गीकरण है या जो उसका विभाजीकरण है या फिर जो उसमें विभिन्न परतें हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें 5 जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। पहले को हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के रूप में जानते हैं। दूसरा जो मंडल है या जो परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के रूप में जानी जाती है, और तीसरी परत जो है वो मेसोस्फेयर या मध्य मंडल के रूप में जानी जाती है। चौथी जो लेयर्स है वो आयनोस्फेयर्स या आयन मंडल के रूप में जानी जाती है, और अंतिम और जो लास्ट है वो एक्सोस्फेयर है, और इसे हम बाहरी या बाह्य मंडल के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आयनोस्फेयर है और जो एक्सोस्फेयर है ये एक्चुअल में ताप मंडल हैं। इनके जो नाम हैं उसके पीछे क्या कारण है, उनको क्यों रखा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की। अगर हम रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं तो रासायनिक संगठन पर जो मंडल बांटे गए हैं उसमें एक होमोस्फेयर रखा गया है और एक हेट्रोस्फेयर रखा गया है, सम मंडल और विषम मंडल। तो इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। अगर हम क्षोभ मंडल देखते हैं तो ये पृथ्वी के धरातल से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में जो है या 12 किलोमीटर के दायरे तक ये पाया जाता है। आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे इसमें एक टेम्परेचर और हाइट के साथ में एक ग्राफ खींचा गया है। तो जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइट जो है घटती जाती है, तो यहाँ पर हाइट के साथ जो है तापमान में कमी प्रतीत होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके नाम पर तो क्षोभ या विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस से है, टर्बुलेंस से है। तो ये एक प्रकार का टर्बुलेंस स्फीयर है जिसमें विभिन्न टर्बुलेंस के कारण जो है कई प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये धरातल से सटा हुआ वायुमंडल का सबसे निचला भाग है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल, या फिर ये कहें कि इसमें गैस जो है ऊपर नीचे जो है एक कन्वेक्शन जोन के रूप में जो है वो मूव करती रहती है, इसलिए इसे हम संवहन मंडल या कन्वेक्शन जोन के रूप में भी जानते हैं। अगर इसके पीछे हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं जिसे जलवायु के रूप में हम जानते हैं, तो वो इसी मंडल में प्रतीत होती हैं। बादलों का बनना, हवाओं का चलना या फिर जो हमारे हिमपात हैं, तो उन सब से संबंधित जो है ये विभिन्न विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। दोस्तों इस मंडल की जो विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी होती जाती है। अगर हम बात करते हैं 1000 फीट की ऊंचाई पर तो तापमान जो है लगभग 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास गिर जाता है। अगर हम इसे मीटर में देखते हैं तो 165 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी गिरावट हो जाती है। वायुमंडलीय तापमान में गिरावट की जो ये दर है ये सामान्य कमी या हास्र दर या फिर सामान्य ताप परिवर्तन दर, इसके रूप में हम इसे कहते हैं, या नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है ना, सामान्य ताप पतन की दर, इसे नॉर्मल लैप्स रेट भी हम कह सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें जो
मंडल है जो है, इसमें जल वाष्प जो वाटर वेपर होती है और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, उसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण जो है वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की जो रेडिएशन है या जो कन्वेक्शन है या जो संवहनीय क्रिया है, जो हम कहते हैं हीट ट्रांसपोर्टेशन के मेथड, जो ऊष्मा संचरण की विधियाँ होती हैं, वो 3 प्रकार से होती है। जैसा पहला हम बात करते हैं विकिरण की, संचालन की, कन्वेक्शन की, रेडिएशन की, और तीसरा जो है जो हमारा संवहनीय मेथड्स है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं समताप मंडल में, वो आसानी से हो जाती हैं क्योंकि इसमें जलवाष्प और धूल के जो कण हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसी कारण इसे हम कन्वेक्शनल जोन या फिर टर्बुलेंट जोन भी कह सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो जितने भी वायुमंडलीय रिएक्शंस हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें जलवायु या मौसमी दशाएं जो होती हैं उनके परिवर्तन से संबंधित भी इसी मंडल में होता है। इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तीव्र पवन के झोंकों के कारण वायुयान चालक अपने वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। इस मंडल की जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 6 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक होती है। अगर हम इसे इक्वेटर की बात करते हैं, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, तो वहाँ पर लगभग ये 18 किलोमीटर तक जो है ऊंचाई तक मिल जाती है। अब हम लास्ट में चलते हैं। इस मंडल में 1 मीटर की ऊंचाई पर जो है मौसमी पर्दा स्तर या कुछ इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो अब हम क्षोभ सीमा की बात करते हैं तो ये लगभग 1 से 1.5 मीटर मोटी परत होती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, जो ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। क्षोभ सीमा जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का जो है एक ट्रांजिशनल एरिया है जिसकी मोटाई जो है 1 से लेकर 1.5 मीटर मोटी तक पाई जाती है। इस भाग में जो है तापमान की जो सामान्य दर होती है, हास्र की दर, वो रुक जाती है। मतलब अब तापमान जो है गिरेगा नहीं और सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन में भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मौसम परिवर्तन भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसमें क्षोभ मंडल पाई जाती है। अब हम बात करेंगे समताप मंडल की। तो समताप मंडल में आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, यहाँ देखते हैं, यहाँ तापमान जो है लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ये कांस्टेंट है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब हम बात करेंगे इसकी जो हाइट है लगभग वो 50 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम होगी और ध्रुवों पर जो होगी वो अधिक होगी। निचली जो सीमा है हमारी 20 किलोमीटर वाली, वहाँ पर जो है इसमें तापमान जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी कारण को इसको हम जो है ट्रोपोस्फेयर के रूप में जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसमें ताप जो है इंक्रीज होता चला जाएगा और ऊपर की ओर ताप की जो ये वृद्धि है इसका जो कारण है उस सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। और ओजोन, क्योंकि जो अवशोषण करने वाली जो गैस है वो ओजोन गैस है, इसलिए इसमें ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है। और इस मंडल में जो बदलाव है, जो बादल हैं, उनका अभाव पाया जाता है, ये मिलते नहीं हैं। गैस जो है या धूल के जो कण हैं वो नामात्र के मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर धूल के कण और वेपर जो है वो क्षोभ मंडल में उपस्थित रहती हैं। दोस्तों अगर हम इस मंडल की 20 से 35 किलोमीटर के बारे में बात करते हैं तो ओजोन मंडल जो है सबसे ज़्यादा डेंसफुल जो है इसी में रहती है, सबसे ज़्यादा सघन मात्रा में रहती है और इसकी ऊपरी सीमा पर जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक हो सकता है ओजोन मंडल का। ओजोन मंडल जो है समताप मंडल के सबसे निचले भाग में लगभग 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर मिलती है, जबकि जो डेंसिटी ज़्यादा है वो 20 किलोमीटर के आसपास है, 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर। ओजोन गैस जो है वायुमंडल का एक तरीके से महत्वपूर्ण घटक है, हम पिछली क्लास में जो है इसकी चर्चा कर चुके हैं और ये बहुत हुआ है। आजकल आप देख रहे होंगे जो रेफ्रिजरेशन का काम है वो अलग अलग प्रकार की गैसें करती हैं, जैसे CFC, HFC, इस टाइप की जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें जो हैं ओजोन लेयर्स को ब्रेक कर देती हैं। इसमें इसलिए छेद बन जाता है जिसे ओजोन छिद्र के रूप में हम जानते हैं। और जब जहाँ पर छिद्र हो जाता है वहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिसका ये एब्जॉर्प्शन करती है या उसका रिफ्लेक्शन करती है वो पृथ्वी पर पहुँच जाती है और इस तरीके से मानव जीवन को जो विभिन्न प्रकार से ये इफ़ेक्ट डाल रही है। अगर हम इसकी अलग बात करें तो इसमें तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान हैं उनसे जो मतलब जो तेज़ गति से चलते हैं जो लड़ाकू विमान हैं जिनमें रॉकेट टाइप का लगा रहता है वो 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में लगभग उठते हैं। तो इनसे जो है एक और गैस निकलती है जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं।
और ये भी जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। आज लॉकडाउन में आप लोगों ने सुना होगा कि जो पोलर वॉर्टेक्स के समय पर ये चर्चा में आया था कि ओजोन लेयर जो है वो फिलअप हो गई है जून जुलाई के आसपास, जो 2020 में जब हम कोविड में गुजर रहे थे, तो उस समय पर क्योंकि पोल्यूशन लगभग बंद हो गए थे और उससे जो है ठंड वायुमंडल में बढ़ी और ओजोन लेयर जो है वो हुई। हम समताप सीमा की बात करते हैं तो समताप मंडल का जो ऊपरी सीमा है, जिसे हम 50 किलोमीटर के ऊपर मान सकते हैं, वहाँ पर जो है तापमंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ने की स्थिति है वो लगभग समाप्त हो जाती है और मौसमी परिवर्तन तो बिल्कुल होते ही नहीं है, और होते भी होंगे तो बहुत कम होते हैं। और इस यहाँ पर जो पवनें हैं वो कन्वेक्शन के रूप में नहीं चलती, संवहनीय नहीं चलती हैं। संवहन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे इस तरीके से एक ये सेल बना लेना, तो एक साइड से आती है दूसरी साइड से उठ जाती है, जो आने वाली होंगी वो ठंडी होंगी और जो ऊपर जा रही होंगी वो गर्म होंगी। तो इस प्रकार से जो पदार्थ का संचलन होता है, प्रोपेगेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संवहनीय विधि कहते हैं या कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। तो ऊपर जाकर जो है हवाएं ऐसे नहीं चलती, ये ट्रोपोस्फेयर में चलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है, जो ट्रोपोस्फेयर में सॉरी जो क्षोभमंडल है, और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में जो चलती है वो इस टाइप से क्षैतिज रूप में ये गति मान रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं, आप लोग याद कर चुके हैं, मैं इस पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे मध्यमंडल की, मीसोस्फेयर की। तो मीसोस्फेयर क्या है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में इसमें कमी होती है, ऊपरी सीमा पर जाकर तापमान जो है -100 डिग्री है ना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो सब तापमंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाने वाला जो मंडल है वो मध्य मंडल के रूप में जाना जाता है। और इस मंडल की जो खास बात है वो तापमान में कमी होना है। अगर हम इसकी सीमा की बात करते हैं, मेसोपॉज की बात करते हैं, तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य सीमा या मेसोपॉज जो है उसकी स्थिति है, जो कि तापमंडल एवं मध्य मंडल के बीच एक तरीके की ट्रांजिशनल बेल्ट है, एक संक्रमण पेटी है। इस सीमा के ऊपर पुनः ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जैसे हम इस मेसोपॉज के ऊपर जाते हैं तो फिर तापमान फिर बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं थर्मो जो स्फीयर हमारा तापमंडल जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 640 किलोमीटर, या कहीं पर 620 लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है, तो हम एवरेज रूप से 640 किलोमीटर मान लेते हैं। और इस मंडल की तो अब हम बात करते हैं इसमें जो ये हमारा तापमंडल है, तो तापमंडल जो है 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक का जो है वो मिलता है। दोस्तों इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है और ऊपरी जो तापमान है वो लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। तापमान का जो निचला भाग है उसे आयन मंडल कहते हैं, और ये आयन मंडल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये मंडल नहीं होता तो जो हम आज अपने यहाँ पर रेडियो सुनते हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो नहीं सुन पाते, क्योंकि रेडियो तरंगे जो हैं इसी आयन मंडल से जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमारे यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो दोस्तों आयन मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कई प्रकार के जो हमारी जैसे कि इनके जो भाग हैं वो कितने हैं, तो ये डी लेयर्स में, ई लेयर्स में और एफ लेयर्स में से हम बांट लेते हैं। डी लेयर में अगर बात करते हैं तो ये आयन मंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई 60 से लेकर 96 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इस परत से जो है रेडियो की जो लॉन्ग वेव होती हैं, आप लोग देखते होंगे अपने रेडियो ट्रांसमीटर में जो पुराने ज़माने के थे उसमें SW और MW या फिर आजकल जो FM आ रहे हैं, तो उस टाइप की जो वेव्स हैं वो ट्रांसमीटर हमारा वो रिसीव करता है और उसके आधार पर वो फिर चल पाती हैं। तो ये जो तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं ये पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंगे होती हैं इसी मंडल को ये वापस ले लेता है। अब जो ई लेयर है हमारी, उसकी जो परत है वो लगभग 96 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के आसपास तक पाई जाती है, और इसको फिर हम E1 E2 के रूप में बांट लेते हैं। इससे मीडियम वेव जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर एफ तरंगों की बात करते हैं तो 144 किलोमीटर या 150 किलोमीटर से लेकर के लगभग 350 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है ये मिल जाती है। और F1 और F2 दो भागों में बांट लेते हैं। F1 की जो ऊंचाई है वो लगभग 250 किलोमीटर तक मान सकते हैं, और F2 जो है
उसकी जो परत की जो ऊंचाई है वो एक तरीके से जिसे हम एफ्लिटन लेयर के रूप में जानते हैं, वो शॉर्ट वेव को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो यदि आयन मंडल में तीनों परतें ना होती तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण जो है वो सुनना कदापि संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इनके अभाव में जो है रेडियो तरंगे ऊपर अनंत में चली जाती और वो विलीन हो जाती हैं। तो अगर वो लौट के नहीं आएंगी तो उसका रिसीवर नहीं हो पाएगा, इसलिए तापमंडल जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एक्सोस्फीयर की। तो एक्सोस्फीयर में बहुत ज़्यादा बात नहीं है। वायुमंडल में जो है ये पृथ्वी का धरातल से लगभग 640 किलोमीटर से जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी को हम एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल या वायुमंडल के रूप में जानते हैं, या फिर इसको आयतन मंडल का जो विस्तार है उसके रूप में भी जान सकते हैं। अभी तक इसकी जो ऊपरी सीमा है वो ज्ञात नहीं की जा सकी है। इसे वायुमंडल का जो है एक तरीके से फ्रिंज रीजन कह सकते हैं, फ्रिंज रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इस मंडल की जो हवा है वो बहुत ही पतली है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो कहीं कहीं पर उसमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ तो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब अनुभव करेंगे तो उसमें ऊष्मा की क्षमता की ज़रूरत होती है, कैपेसिटी ऑफ हीट की ज़रूरत होती है। और कैपेसिटी ऑफ हीट जो है वो मटेरियल से डिपेंड करती है, लेकिन ऊपर मटेरियल ही नहीं होता है, पदार्थ ही कम है, तो इसलिए जो है वो अधिक तापमान होने के कारण भी वो महसूस नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने जो वायुमंडल है उनके स्तरीकरण पढ़े, जैसे कि एक्सोस्फीयर और तापमंडल जिसको हम थर्मोस्फीयर के रूप में जानते हैं, मेसोस्फीयर, और फिर इसके बाद हम स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर जो हमारा जो ट्रोपोस्फीयर था वो सब चीज़ें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रकार की जो ये नॉलेज है वो पसंद आएगी और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। मैं फिर पुनः एक डेल्टा एकेडमी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।